हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रियंद विराट और आपका स्वागत है विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के लिए संस्कृत के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को भय होता है, डर होता है, और कोरोना काल में ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाया है बच्चों का। तो आज मैं आप लोगों को संस्कृत के बारे में बताना चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं जो जिन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और वो लगातार बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, और जो इसे समझ लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें एग्ज़ाम में दिक्कत होगा। बिल्कुल जो कमज़ोर बच्चे भी होंगे वो भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से परीक्षा पास कर जाएंगे। चलिए, तो आज हम संस्कृत के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो संस्कृत का जो एग्ज़ाम होता है, टोटल आपका 100 नंबर का होगा। फुल मार्क्स कितना होगा? 100 नंबर का होगा। चलिए, तो इन 100 नंबर में ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि संस्कृत जो विषय है, इसमें प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है। देखिए, प्रश्न का जो प्रारूप होता है वो 2 खंडों में विभक्त हो जाता है। एक खंड आ होता है और एक खंड ब होता है। ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत में जो आपको एग्जाम में जो सवाल दिए जाएंगे वो 2 खंडों में विभक्त रहेगा। एक खंड अ और एक खंड ब। टोटल जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा। टोटल नंबर कितना का होगा? 100 नंबर का होगा। खंड अ और खंड ब। आप ध्यान दीजिएगा, खंड आ जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो खंड आ में रहेगा, जो 50 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 50 नंबर। और बाकी जो 50 नंबर बचेंगे वो खंड ब में मिलेंगे, जो विषयनिष्ठ या कहते हैं उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से। टोटल कितने नंबर का होगा एग्जाम? 100 नंबर का होगा। जो कितने खंड में विभक्त होंगे? 2 खंडों में। एक खंड अ और एक खंड ब। खंड आ जो होगा 50 नंबर का होगा, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और खंड ब जो होगा वो भी 50 नंबर का होगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अंकों का जो विभाजन किया गया है। सबसे पहले देखिएगा, खंड आ की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, खंड आ की बात करेंगे। लेकिन खंड आ की बात करने से पहले टोटल पहले जान लेते हैं कि जो 100 नंबर होंगे, 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा खंड आ और खंड बा मिला करके, तो देखिए अंक का विभाजन किस प्रकार किया गया। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो आपका 50 नंबर का होगा, पहले बताएं। लेकिन प्रश्नों की संख्या टोटल होगा 100। कितना होगा? जो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, 100 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जवाब कितना का देना है? 50 नंबर का जवाब देना है। कितने नंबर का? यानी 50 क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन का जवाब देंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि यदि 100 क्वेश्चन है और अगर वो बना देंगे 60 क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या मेरा नंबर कट जाएगा। तो जी, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए, आप जो भी जवाब देंगे, आपको कंप्यूटर से जब जांच किया जाएगा तो उसमें 50 क्वेश्चन को उठा लिया जाता है। आप यदि 51 बनाए हैं तो शुरू से लेकर के स्टार्टिंग से जहाँ तक आपका 50 होगा वहीं तक आपका काउंट किया जाएगा, उससे आगे काउंट होगा ही नहीं। तो आप ज़्यादा भी बनाएंगे तो उससे कोई ना तो नुकसान होगा और ना ही तो कोई फ़ायदा होगा। यानी आपका 50 सवाल ही
लोड मतलब लिया जाएगा कंप्यूटर में, यानी जांच किया जाएगा 50 सवाल का, शुरू से 50 सवाल का, समझ गए। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, केवल 50 सवाल का जवाब देना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो टोटल 50 पूर्णांक मतलब 50 नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव की। प्रश्नों की संख्या कितना होगा ऑब्जेक्टिव का? 100। जवाब कितना का देना है? 50 का। कितने नंबर का होगा? एक एक नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखिए अपठित गद्यांश होता है। क्या होता है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में प्रश्नों की कुल संख्या होगा कितना? 4, यानी 4 को आपको गद्यांश पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 को गद्यांश पूछे जाएंगे, जिस गद्यांश में आपको जवाब कितना का देना होगा? 2 का। कितना का जवाब देना होगा? 2 का जवाब देना होगा, जो टोटल कितने नंबर का रहेगा? 13 नंबर का रहेगा। बाकी हम डिटेल से बताएंगे गद्यांश के बारे में, ठीक है। 4 को गद्यांश रहेंगे, जिसमें 2 का जवाब देना होगा। कुल नंबर का संख्या कितना होगा? 13 नंबर का हो जाएगा। आगे है पत्र लिखन। क्या है? पत्र लिखन। संस्कृत में पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र की भी संख्या होगा 4। टोटल कितने पत्र पूछे जाएंगे? 4 पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें जवाब कितना का देना होगा? 2 पत्र को लिखना होगा आपको, ठीक है। 4 गो पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें 2 पत्र को लिखना है, जो 4 नंबर का होगा। एक पत्र 4 नंबर का, यानी 2 पत्र लिखना है, इसलिए कितने नंबर का हो जाएगा? 8 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट में है अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद का मतलब जिसको हिंदी में हम लोग निबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? निबंध कहते हैं, या लेख कहा जाता है। तो निबंध जो पूछे जाएंगे, अनुच्छेद जो होगा, आपको टोटल 5 गो पूछा जाएगा। क्या गो पूछा जाएगा? 5 गो, जिसमें आपको केवल एक अनुच्छेद बनाना है। एक अनुच्छेद को ही लिखना है। पूछे जाएंगे 5 गो, ठीक है। अनुच्छेद की संख्या कितना होगा एग्जाम में? 5। लेकिन आपको जवाब कितना का देना है? केवल एक का, जो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा, ठीक है। एक अनुच्छेद आएगा, यानी निबंध आएगा, जिसको संस्कृत में लिखना है, जो 7 नंबर का होगा। नेक्स्ट में है अनुवाद बनाने के लिए, संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। तो संस्कृत में जो अनुवाद बनाना होगा, इसका अनुवाद की संख्या टोटल 12 गो रहेंगे। कितने रहेंगे? 12 होंगे। लेकिन आपको जवाब कितना देना है? 6 का, यानी 6 अनुवाद केवल बनाना है, 12 में 6, ठीक है। कितना नंबर का? 6 नंबर का, यानी एक अनुवाद बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और उसी प्रकार 6 अनुवाद बनाएंगे तो 12 नंबर 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। लघुत्तरीय, ठीक है, जो प्रश्नों की संख्या कुल होगा 16, लेकिन जवाब देना होगा कितना का? 8 का। एक सवाल का जवाब देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार 8 सवाल का जवाब देना है, तो 8 दूनी 16 नंबर का, यानी कुल अगर नंबर की बात करें तो कितना हो गया? 50 नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट में ध्यान देते हैं। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे खंड आ और खंड बा के बारे में, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए विषय वस्तुनिष्ठ जो है 50 नंबर का, कहाँ कहाँ से आपको कितना नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया वो 50 अंक का होगा, 50 नंबर का होगा, जिसमें ध्यान दीजिएगा पाठ्य पुस्तक से होगा, मतलब किताब से भी मिला हुआ रहेगा और व्याकरण से भी मिला हुआ रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझना आप लोग को बहुत ज़रूरी समझना है, क्योंकि बहुत सारे लेखन जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि केवल व्याकरण का ही जवाब देते हैं 50 में 50, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 100 प्रश्न रहेंगे टोटल ऑब्जेक्टिव में, आपको जवाब देना है कितना का? 50 का। लेकिन 100 जो रहेंगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 50 को जो क्वेश्चन रहेगा वो किताब से रहेगा। क्या चीज़ से रहेगा? पाठ्य पुस्तक से, बुक से रहेगा, ठीक है। और बाकी जो 50 रहेगा वो व्याकरण से रहेगा। क्या चीज़ से रहेगा? व्याकरण से। ध्यान दीजिएगा, अभी तो क्वेश्चन की संख्या है, ठीक है, प्रश्न की संख्या है 50, बुक से 50 और व्याकरण से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जवाब तो आधा का देना है। तो बुक से जो पूछे जाएंगे उसका कितना जवाब देना है? 25 का।
और जो व्याकरण से पूछा जाएगा 50 वो उसमें भी कितना का जवाब देना है 25 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी 25 का जवाब देना है बुक वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 वो पुस्तक से पूछे जाएंगे, 50 व्याकरण से पूछे जाएंगे। उत्तर आपको देना है 25 बुक वाला का और 25 व्याकरण का, यानी 25 और 25 टोटल कितना 50 नंबर का। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे सोचें कि जो बुक वाला पूरा याद है तो बुक वाला 50 वो पूछा है, बुक वाला को ही 50 बना देंगे, तो आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम। 50 बुक वाला है तो उसमें आपको 25 का ही जवाब देना है। ठीक है, कितना का जवाब देना है 25 का जवाब देना है। और आपका 50 व्याकरण से पूछा गया है तो 25 ही व्याकरण बनाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि 50 में 50 व्याकरण आपको आ रहा है तो 50 व्याकरण का ही जवाब दे दिए और बाकी बुक वाला को कुछ भी जवाब नहीं दे पाए, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत है। 25 बुक का भी जवाब देना है, 25 क्वेश्चन का जवाब देना है व्याकरण से। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे देखेंगे, ये तो हम बात किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से और किससे, व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण से कितने सवाल पूछे जाएंगे 50, जवाब कितना का देना है 25 का, यानी 25 क्वेश्चन व्याकरण से ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है और 25 क्वेश्चन आपका बुक वाला बनाना है। ठीक है, टोटल कितना बना देना है 50 बना देना है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिए व्याकरण में जो पूछे जाएंगे, ठीक है, बुक वाला जो 50 पूछे जाएंगे आप लोग किताब पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़ा दिया गया आप लोग को क्लास में, बस उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, व्याकरण की बात कर लेते हैं। व्याकरण में क्या क्या आप पढ़िएगा, चूँकि अब समय बिल्कुल कम बचा है। ठीक है, अब जो चीज़ पूछा जाएगा वो चीज़ केवल पढ़ेंगे हम लोग, और उसको पढ़ेंगे और अधिक से अधिक नंबर लाएंगे। देखिए व्याकरण में सबसे पहले बात करते हैं संधि का। किसकी बात करेंगे, संधि। तो संधि जो है, ठीक है, क्या संधि, तो संधि जो है, संधि आपका 4 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा संधि में, टोटल रहेगा 8। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की संख्या रहेगा 8, जवाब कितना का देना रहेगा संधि में 4। ठीक है, 4 नंबर का। उसके बाद क्या आएंगे समास। समास की भी संख्या रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन का संख्या कितना रहेगा 8, लेकिन जवाब देना है कितना का 4 का। 8 में 4 बनाना है, 8 में 4 बनाना है, यानी संधि 4 नंबर का, समास 4 नंबर का। आप बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन रहेंगे समास का और केवल आपको बनाना है 4 का, बिल्कुल आसानी से जवाब देंगे। संधि भी वही हाल है, संधि का भी 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 का जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कारक। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो कारक प्रकरण जो चिन्ह होता है, ऐसे संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि कारक के कितने भेद हैं, तो संस्कृत में 6 भेद हैं। ठीक है, लेकिन जब अनुवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए, अनुवाद बनाने के दृष्टिकोण से, तो कारक 8 माना गया है। ठीक है, 8 का उपयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक कितने होते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि कारक कितने होते हैं। ठीक है, तो कारक के 6 भेद हैं। ठीक है, लेकिन अनुवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कारक के कितने भेद हैं 8। ठीक है, तो इससे संबंधित सवाल आएंगे। अब इससे संबंधित सवाल आएंगे कारक से। कारक से भी क्वेश्चन की संख्या रहेगा 8, जवाब देना है कितना 4 का। कितना नंबर का 4 नंबर का। उसके बाद शब्द रूप है, क्या है शब्द रूप, देवलता, नदी, साधु, पति, ये सब शब्द रूप होते हैं। तो शब्द रूप भी, शब्द रूप से भी पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन। ठीक है, जवाब देना है कितना का 4 का। जैसे मान के चलिए शब्द रूप के, जैसे पूछ देगा कि देवस्या, देवस्या में कौन सी विभक्ति, या पूछ देगा कि देव का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा। ठीक है, या लता का पंचमी एक वचन में रूप क्या होगा। ठीक है, या मई, मई का मूल शब्द क्या होगा, तो असमद होता है। ध्यान दीजिए, हो सके एग्जाम में आ जाए मई, मई का मूल शब्द क्या होता है,
अस्मद। क्या होता है? अस्मद होता है। ठीक है, चलिए तो इसको बोलते हैं शब्द रूप। तो शब्द रूप याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे। देखिए, उसके बाद ध्यान देना है क्या पूछा जाएगा। तो शब्द रूप हो गए। अब देखिए, शब्द रूप के बाद धातु रूप होता है, जैसे पट धातु, हस धातु, गच्छ धातु। ठीक है, हन धातु, जिससे पूछ देगा जही का मूल धातु क्या है, तो हन का है। ठीक है, या जही किस विभक्ति का रूप है, तो लोट लकार में होता है। समझ गए। तो धातु रूप जो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 का जवाब देना है, 3 नंबर का। उसके बाद उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग जो होता है 2 नंबर का आएगा, यानी 4 गो उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग जो किसी धातु या शब्द के पहले आता है। जैसे लिखना है आगम्य, पूछ देगा आगम्य में कौन सा उपसर्ग है, तो आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। जिससे कोई बोल दे ध्यान देंगे, 1 मिनट, मिट नहीं पा रहा। देखिए, बात कर रहे थे किसका? उपसर्ग का। जो किसी धातु या शब्द के पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और एक प्रत्यय होते हैं जो किसी धातु के अंत में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे बात कर रहे थे, लिखा जाए पराजय। क्या लिखा जाए? पराजय। पूछेगा कि कौन सा पराजय में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो हम बारी बारी से छाटेंगे। पहले प को लीजिए। ठीक है, प को पहले हटाइए। किसको हटाएंगे? पहले प को। प को हटाइए, उसके बाद देखिए कि बाकी जो बच रहा है अक्षर, क्या उससे कोई शब्द बन रहा है? अगर शब्द बनेगा तो जिसको छाटे वही उपसर्ग हो गया, और नहीं बनेगा तो बारी बारी से हम अक्षर को छाटते जाएंगे। तो पहले हमने प को छाटा। अब देखिए कि यहाँ के बाद क्या बचा, तो रा बचा, ज बचा, या बचा, यानी राजया। बताइए कि राजया कोई शब्द है? नहीं भाई, ऐसा तो हमने नहीं सुना कि राजया भी कोई शब्द है। राज्य होता है, राजय तो नहीं होता है। इसका मतलब कि अभी इसमें उपसर्ग नहीं छटा है। अब उपसर्ग नहीं छटा है तो इसके बाद देखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला को भी छाट करके देखेंगे। चलिए, रा को भी छाट लीजिए, यानी पा के बाद पा से नहीं बना काम, रा को भी छाट लीजिए अलग। तो कौची बचा? जय। अब आप बताइए कि जय कोई शब्द है कि नहीं, तो कहेंगे कि जी हाँ, जय एक शब्द है। यानी जय एक शब्द है, और इस जय शब्द में क्या लगा हुआ है? परा, यानी परा उपसर्ग हो गया। परा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, जो जय शब्द में लगा हुआ है। जय एक शब्द है जिसमें परा उपसर्ग लगा दिए तो बन गया पराजय, यानी पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग भी आप लोग समझ गए होंगे। तो उपसर्ग कितने नंबर का पूछा जाएगा? उपसर्ग आपका पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो पूछे जाएंगे वो 2 नंबर का। क्वेश्चन की संख्या रहेगा 4, जवाब देना है 2 का। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय देखिए, प्रत्यय जो रहेंगे 8 गो क्वेश्चन रहेगा प्रत्यय का। क्या गो रहेगा? 8 गो रहेगा। ठीक है, जिसका जवाब देना है कितना का? 4 का, यानी 4 नंबर का। ऐसे हम आप लोग को प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्लास में। अब यहाँ पे प्रत्यय भी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रत्यय की बात नहीं करेंगे। प्रत्यय अगर देखना होगा तो हमारा अगला वीडियो जो होगा प्रत्यय पे बना देंगे, और आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा प्रत्यय का। ठीक है, और उम्मीद है कि उपसर्ग आप लोग समझ गए होंगे, उपसर्ग भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, प्रत्यय भी आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, तो बता दिए जाएंगे प्रत्यय। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए अभी और भी काफ़ी बातें करना है, ध्यान दीजिएगा। बस प्रत्यय भी उसी तरह से छाट लीजिएगा, जैसे बारी बारी से शब्द को छाटे ना, तो करीब करीब छाटिए। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो छाटने से भी पता चल जाएगा, शब्द को छाटिएगा अंत में मालूम चलेगा कि क्या जुटा हुआ है। लेकिन बाकी संस्कृत का कुछ पढ़ना है, जैसे टाप है ना, जैसे लिखना बालिका लिख देगा, पूछ देगा एग्जाम में कि बालिका में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें बालिका में स्त्री प्रत्यय होता है टाप।
ठीक है, बालक में जुट जाएगा बालक जोड़ टाप। अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक इसे नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो बालक में टाप जोड़ दीजिए तो बन जाएगा बालिका। समझ रहे बात को? जितना भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जेकर अंतिम में आ जाए आ, बालिका आ, और वो अगर स्त्रीलिंग है तो उसमें टाप प्रत्यय होता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात। चलिए तो ध्यान देंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे खंड बा का। किसका बात करेंगे? खंड बा। चलिए, खंड आ जो था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था। किसके लिए था? ऑब्जेक्टिव के लिए। अब खंड बा जो है सब्जेक्टिव के लिए। खंड बा में कितने सवाल कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का इसमें भी होगा। और खंड आ जो था ऑब्जेक्टिव उसमें भी 50 नंबर का था। चलिए, खंड ब में जो होगा सबसे पहला अगर बात करें, पहला पॉइंट तो जिसमें होगा पूछा जाएगा अपठित गद्यांश। क्या पूछे जाएंगे? अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? गद्यांश, गद्यांश गद्य जोड़ अंश। गद्यांश का मतलब होता है कहानी का छोटा सा रूप, टुकड़ा। ठीक है, कहानी का छोटा सा टुकड़ा। अब इसमें अपठित जो आपको बुक में पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था और आपको सवाल पूछा जाएगा इसमें से। इसमें लिखा हुआ रहेगा कहानी और उसी में से सवाल आपसे पूछा जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो अपठित गद्यांश है। अब अपठित गद्यांश में जैसे मान के चले लिख देगा कि एक राजा था जो बहुत ही ईमानदार था। ठीक है, अब सवाल पूछ देगा कि राजा कैसा था, तो आपको जवाब देना ईमानदार था। ठीक है, इस तरह से गद्यांश होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अपठित जो गद्यांश है इसको दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, दो भाग में। इसमें भी अ और ब करके बांट दिया गया। ठीक है, दो ग्रुप में। अब आ में जो पूछे जाएंगे इसमें दो गद्यांश रहेगा अथवा करके। ठीक है, कितने गद्यांश? दो गद्यांश रहेगा। ठीक है, एक अथवा फिर एक और रहेगा। और ब में भी कितना रहेगा? दो गद्यांश, यानी दो करके दूसरा गद्यांश यहाँ पे रहेगा अथवा करके। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखिए आपको क्या करना है। जो आपका गद्यांश जो पूछा जाएगा आ में, ठीक है, यानी पहला जो गद्यांश होगा इसमें दो रहेंगे। तो पहला जो गद्यांश होगा उसमें दो रहेगा, तो पहला गद्यांश का जो जवाब देना होगा, ये पहला गद्यांश जो होगा टोटल 7 नंबर का होगा। क्या नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। इसमें सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे? पहले जो दो सवाल होंगे वो बिल्कुल एक शब्द में जवाब देना होगा। कितना शब्द में? एक शब्द में जवाब देना होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव। एक नंबर का दो सवाल होगा, 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए होगा। इसी में एक जो पहला जो गद्यांश है उसी में होगा, उसमें भी दो सवाल होंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन होगा जो 2-2 नंबर का होगा। एक सवाल बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा, दोनों का जवाब देंगे तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक तीसरा जो सवाल होगा, ठीक है, तीसरा जो सवाल होगा उसमें 1 नंबर का होगा जिसको शीर्षक लिखने के लिए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कहेगा कि अपठित गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक लिखे जो 1 नंबर का होगा। तो टोटल 4 2 6, 6 और 1 7, यानी आज से जो पहला जो गद्यांश होगा वो 7 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। समझ में आ रहा है? पहला जो गद्यांश होगा 7 नंबर का होगा। अब इसमें आपको जो पहला जो गद्यांश है इसमें दो गद्यांश रहेंगे, एक ऊपर और एक अथवा करके नीचे। अगर ऊपर वाला आपसे नहीं बन रहा है, देखिए ऊपर जो गद्यांश देगा उसमें भी कितने क्वेश्चन रहेंगे? क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाले में 2, सब्जेक्टिव उसी में 2 और एक शीर्षक, यानी 5 सवाल।
कितने नंबर का, 7 नंबर का। तो 5 क्वेश्चन पहला वाला में रहेगा और अथवा करके दिया है तो उसमें भी 5 गो रहेगा। अगर ये वाला गद्यांश नहीं बना, ठीक है, ये वाला गद्यांश नहीं बना तो अथवा वाला नीचे वाला को बना दीजिए, यानी दोनों में से कोई एक ही को बनाना है, ठीक है। और उसी प्रकार इसमें भी 2 गद्यांश रहेगा, तो इसमें से भी एक गद्यांश का जवाब देना, यानी एक गद्यांश बा वाला से और एक गद्यांश आ वाला से। ये नहीं कि आप आए वाला में दोनों गद्यांश को बना दिए, ये वाला भी और अथवा वाला भी, तो आपको गलत हो जाएगा, केवल इसी का नंबर मिलेगा, इसका नंबर नहीं मिल पाएगा। ये जो बा वाला जो पूछा जाएगा ना, क्या बा वाला, तो जो बा वाला पूछा जाएगा वो बा वाला भी आपका जो होगा ये आपका रहेगा 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का। इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, केवल आपका देखिए, केवल आप पठित गद्यांश का शीर्षक लिखने के लिए इसमें नहीं रहेगा। बा में भी 2 गद्यांश रहेगा, ये नहीं बना तो अथवा वाला को बना दीजिए। 2 सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव का, 1 आधा नंबर का, ठीक है, 2 नंबर, ठीक। फिर 2 सवाल और रहेगा सब्जेक्टिव में, जिसको पूर्ण वाक्य में जवाब देना होगा, जो 2 नंबर का 1 सवाल रहेगा, यानी टोटल 4 नंबर का, यानी 4 2 कितना, 6 नंबर का। यानी बा वाला में रहेगा 4 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आ वाला में रहेगा 5 क्वेश्चन, यानी 5 प्रश्न, और बा वाला में रहेगा 4 प्रश्न, ठीक है। 4 प्रश्न वाला जो गद्यांश रहेगा 2 गो दिल रहेगा, 5 प्रश्न वाला गद्यांश रहेगा ये भी 2 गो दिल रहेगा, यानी 5 प्रश्न वाला जो जवाब देना होगा, कोई दोनों में से कोई एक होके पढ़ करके, और 4 प्रश्न वाला जो भी रहेगा इसमें भी केवल एक होके पढ़ के जवाब देना है, यानी आ वाला से एक होके जवाब देना है और बा वाला से भी एक का जवाब देना है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा गद्यांश, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि बा वाला में अथवा करके दिले, ई वाला भी एक अथवा में भी दिले, तो दोनों को बना दिया, इसमें से बने भी नहीं किए, तो ऐसा नहीं। टोटल गद्यांश की संख्या कितना, 4, 2 आ में और 2 बा में, ठीक है। इसमें अथवा करके रहेगा, 2 गो करके दे देगा, इसमें भी अथवा करके 2 गो रहेगा। इसमें से केवल एगो के जवाब देना है, चाहे ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, ठीक है, अथवा वाला या फिर ऊपर वाला। इसमें से भी 2 रहेगा जिसमें केवल एक का जवाब देना है, यानी एक इसमें से और एक इसमें से। टोटल कितने गद्यांश हो जाएंगे, 4, लेकिन जवाब देना है 2 का, एक इससे और एक इससे। इसका जवाब दीजिएगा 1 का तो 7 नंबर मिल जाएगा, और इसमें जवाब दे देंगे 1 का तो 6 नंबर मिल जाएगा, 7 6 13। तो ये था अपठित गद्यांश। क्या था ये, अपठित गद्यांश था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा है पत्र लेखन। क्या है, पत्र लेखन। पत्र लेखन जो होगा, टोटल पत्र जो पूछे जाएंगे 4 पूछे जाएंगे। कितना पत्र रहेगा, 4 रहेगा। पत्र की संख्या कितना होगा, 4। कितने नंबर का, 8 नंबर का। 4 पत्र रहेंगे जिसमें आपको जवाब देना है 2 का। देखिए, पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है औपचारिक पत्र, ठीक है, और एक होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं, जैसे आप ऑफिस वगैरह में लिखते हैं, अपने शिक्षक के पास लिखते हैं, ठीक है, तो उसको औपचारिक। अनौपचारिक जो अपने रिलेशन सगे संबंधी के पास लिखते हैं तो वो हो जाता है अनौपचारिक। अब 2 जो पत्र रहेगा औपचारिक से रहेंगे, ठीक है, जैसे 10 दिनों की छुट्टी के लिए अपने शिक्षक के पास पत्र लिखें, या और भी कोई चीज़ के लिए, ठीक है। अनौपचारिक पत्र, कहीं घूमने के लिए गए हैं या कहीं जाना है तो अपने भाई के पास या अपने भाई के शादी में शामिल होने के लिए, ठीक है, अपने दोस्त के पास पत्र लिखें, इस तरह से रहेगा। अब अनौपचारिक पत्र, इसमें भी 2 रहेंगे। अनौपचारिक पत्र 2 पूछा जाएगा, औपचारिक पत्र 2 पूछा जाएगा। तो औपचारिक में से आपको 1 का जवाब देना है, मतलब एगो लिख देना है पत्र, और एक इसमें से लिख देना है, ठीक है। टोटल क्या एगो पत्र लिखना है, 2 पत्र।
ऐसा नहीं करना है कि दोनों पत्र ये वाला आ रहा है और दोनों पत्र औपचारिक वाला ही लिख दिए तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बात फिर नहीं हो पाएगा, आप गलत कर देंगे, आपको 4 ही नंबर फिर मिलेंगे। यानी औपचारिक से एगो पत्र लिखना है और एक अनौपचारिक वाला, यानी एक सगे संबंधी के पास एगो पत्र लिख देना है और एक जो कार्यालय ऑफिस के में लिखे जाते हैं ऑफिस के लिए, ठीक है, उसमें एक लिख देना है। यानी टोटल 2 पत्र लिखिएगा, 8 नंबर मिल जाएगा। कोई भारी होता नहीं इसमें, ठीक है। ऐसे इसका भी वीडियो बनाया जाएगा आगे चल करके, हम बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं वैसा ही इसमें भी लिखना है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, केवल कारक प्रकरण चिन्ह का यूज़ कर लेते हैं और कुछ इसमें नहीं है। चलिए तो पत्र हो गए। अब बात करेंगे किसका, पत्र के बाद हो गए, तीसरा नंबर पे आ जाइए अनुच्छेद का। किसका, अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होता है, ओफो एक मिनट, क्या लिखा रहा, चलिए देखिए अनुच्छेद। अनुच्छेद जो पूछे जाएंगे 7 नंबर का, कितने नंबर का, 7 नंबर का। अच्छा ये देखिए अनुच्छेद भी ज़्यादा भारी नहीं होता है, आपको टोटल 5 को पूछे जाएंगे। कितना इजी कर चुका है, कितना आसान है। 5 पूछा जाएगा जिसमें आपको जवाब देना है केवल एक पर, यानी अनुच्छेद लिखना है केवल एक के बारे में। अब इसमें 5 पूछा जाएगा तो प्रकार क्या क्या रहेगा, एक पर्व त्योहार से रिलेटेड पक्का रहेगा, ठीक है, किसी पर्व पे आधारित, यानी पर्व के बारे में। कुछ प्रिय करके दे देगा, ठीक है, प्रिय कवि या प्रिय लेखक, इस पे आधारित एक रहेगा। एक खेल से संबंधित रहेगा, ठीक है, और एक जो रहेंगे आपको जैसे महामारी वगैरह ये सब है इससे संबंधित, ठीक है। यानी कहने का मतलब किसी एक पर आपको याद कर लेना है। हिमालय पे भी आ जाता है बार बार लिखने के लिए अनुच्छेद, ठीक है। चलिए जो भी चीज़ आएगा आपको केवल अनुच्छेद लिखना चाहिए। देखिए अनुच्छेद जो लिखेंगे ना, ज़्यादा में नहीं लिखना, आपको केवल 7 लाइन लिखना है, 7 वाक्य। कितना लिखना है, 7 वाक्य। आप कोशिश करेंगे जितना छोटा छोटा वाक्य लिख दें, जितना छोटा वाक्य लिखे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। एकदम छोटा छोटा वाक्य लिखना है, समझ गए। जैसे मान लीजिए हिमालय पे आ गया तो लिख देंगे हिमालय, पहले आप हिंदी में लिखेंगे उसके बाद संस्कृत कन्वर्ट कर दीजिए, ज़्यादा आसान होगा। जितना छोटा वाक्य सोचिए, है ना। जैसे हिमालय पे है तो लिखेंगे कि हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायां स्थित है, मतलब हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। इसी तरह से छोटा छोटा और जितना छोटा पॉइंट हो सके उतना छोटा पॉइंट लेंगे और 7 वाक्य केवल लिखेंगे, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, नहीं कि अनुच्छेद लिखने लगे और बहुत ज़्यादा लिख दिए तो फिर दिक्कत है। केवल 7 वाक्य लिखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट में चलिए चौथे नंबर पे बात करते हैं। चलिए अभी तक आपका टोटल कितना नंबर हो गया, अभी तक आपका कुल जो नंबर हो गया है 13 नंबर का हो गया पठित गद्यांश, 8 नंबर का हो गया पत्र, 7 नंबर का हो गया अनुच्छेद। 8 7 15, 15 13 कितना हो गया टोटल 28 नंबर का हो गया। इसके बाद आपका आता है अनुवाद। क्या होगा, अनुवाद। अनुवाद टोटल 12 गो सवाल रहेगा जिसमें जवाब देना है कितना का, 6 का, जो कारक प्रकरण चिन्ह से संबंधित रहेगा, ठीक है। अनुवाद कारक विभक्ति से संबंधित, जिससे पूछते हैं गांव के चारों ओर वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, या गांव के दोनों ओर सड़क है, या पूछते हैं गंगा से हिमालय निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सब चिन्ह का यूज करके पूछ देता है, ठीक है। और कन्फर्म है, इसको ध्यान में दे दीजिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, एक होता है पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतती, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरती, ये तीनों में से एक अनुवाद कन्फर्म रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और भी सारे मतलब अनुवाद हैं ऐसे, ठीक है। चलिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अनुवाद देख लीजिएगा गेस्ट पेपर में और भी कहीं भी,
ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा और आपको लाभ हो जाएगा। 6 का केवल जवाब देना है, तो 6 नंबर का। चलिए तो 6 नंबर इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो गया टोटल? 34 नंबर। अब जो आपका बचा, ठीक है, 5वां पॉइंट, चलिए वो देख लेते हैं। लास्ट बचा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो बुक से होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर पाते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे पूछ देगा, ठीक है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? ठीक है, यह सवाल पूछ देगा, कर्ण किस देश का राजा था? इसी तरह से सवाल रहता है। टोटल सवाल कितना रहेगा? टोटल सवाल कितना हो गया? टोटल सवाल अति लघु का जो होगा वो 16 होगा। कितना होगा? 16। ठीक है, जिसमें जवाब कितना का देना होगा आपको? 8 का। कितना का? 8 का। 2 नंबर का, एक सवाल 2 नंबर का होगा। ठीक है, अब वीरेश्वर कौन था? अब कितना बच्चे जो हैं, देखिए जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो केवल 1 से 2 वाक्य में लिखेंगे। 2 वाक्य में ना होता है तो हार्डली आप 3 वाक्य में जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। कोशिश करना है कि 1 से 2 वाक्य में जवाब दे दें। अब इक्कत पन्ना कितना लिख देते हैं बच्चे, जिसमें टाइम का बर्बादी हो जाता है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। इधर ज़्यादा लिखने की वजह से उधर छूट जाता है सवाल और आप जवाब बढ़िया से नहीं दे पाते हैं, बाकी रह जाता है और आप कहते हैं कि टाइम ही नहीं बचा। तो आप जानबूझ करके ऐसा गलती करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। केवल 1 से 2 वाक्य में ही देना है। जैसे पूछ दिया वीरेश्वर कौन था, ठीक है, तो वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर एक मंत्री था। क्या था? वीरेश्वर मंत्री था। ठीक है, तो हो गया इसका जवाब। कर्ण किस देश का राजा था? तो डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण अंग देश का राजा था, हो गया इसका जवाब। अब ये नहीं कि कर्ण नहीं यहाँ का राजा था, ऐसे था वैसे था, अब इतना लिखने लगे। हर एक पन्ना लिख दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का सवाल ही आप 1 पन्ना लिख रहे हैं, कोई लाभ होगा नहीं, आपको नुकसान होगा। इसलिए जो कहा था वो तो नहीं जवाब देना है, छोटा है, छोटा सा जवाब देना है। ठीक है, पूछ देगा संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं, हो गया जवाब इसका। ठीक है, या पूछ दे आपसे पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में लिखें। ठीक है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की व्यवस्था कैसी थी? तो इसका जवाब देंगे केवल 1 से 2 लाइन में। ठीक है, चलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, बाकी एक छोटा सा बात, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। चैप्टर जो है किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण पाठ जो गेसिंग किया गया है, आपको ज़्यादा सवाल आएंगे। पाटलिपुत्र हो गया, संस्कृत साहित्य लेख हो गया, भारत महिमा हो गया, भारतीय संस्कार हो गया, स्वामी दयानंद के बारे में हो गया, मंदाकिनी वर्णन हो गया, कर्णस्य दानवीरता हो गया, विश्व शांति। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अवशिष्ट पाठ है, मतलब इसको भी देखना है, ऑब्जेक्टिव में इससे आएगा। ठीक है, ज़्यादातर इससे आएंगे आपका सवाल, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा आएगा तो इसी को पढ़ना, बाकी को छोड़ देना। मंगलम, अलस कथा, नित्य श्लोक, कर्मवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, शास्त्रकार। ठीक है, ये सब चैप्टर आप लोग को देख लेना है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, तो विराट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आगे भी शेयर कर दीजिएगा कि ताकि और भी